स्वागत है। आज हम पश्चिमी अफ्रीका के एक काफ़ी दिलचस्प मुल्क मॉरिटानिया पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है, मतलब जो स्रोत हैं हमारे पास, वो इस देश की एक काफ़ी विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं। तो आज का मकसद है इन स्रोतों के जरिए मॉरिटानिया को समझना, इसका वो विशाल सहारा रेगिस्तान वाला भूगोल, इसकी मजबूत इस्लामी पहचान और साथ ही वो तमाम पेचीदा मसले जिनसे ये आजकल जूझ रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका मतलब करीब 90% हिस्सा रेगिस्तान हो, ये आंकड़ा तो साफ तौर पर उभर कर आता है। चलिए इसी रेगिस्तानी परत से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये रेगिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। जैसा कि आपने कहा और स्रोतों में भी इशारा है, ये मुल्क अफ्रीका और अरब दुनिया के बिल्कुल चौराहे पर है। ये जो लोकेशन है और संस्कृतियों का ये मेल, ये इसे वाकई एक खास जगह बनाते हैं। तो यहाँ की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, मेरे ख्याल से जरूरी भी है। हाँ, बिल्कुल। तो भूगोल की बात करें पहले। जैसा कि नक्शे दिखाते हैं, ये पश्चिम अफ्रीका में है। सीमाएं देखें तो पश्चिमी सहारा और अल्जीरिया से उत्तर में, माली पूरब और दक्षिण पूरब में, सेनेगल दक्षिण में, और पश्चिम में तो पूरा अटलांटिक महासागर का किनारा है ही। राजधानी नौकशोद। इसके बारे में स्रोतों में लिखा है कि यह दुनिया की सबसे नई राजधानियों में से एक है। आबादी लगभग 47 लाख बताई गई है। सरकारी जुबान अरबी है, पर हाँ, पुलार, सोनिनके, वुलॉफ जैसी कई और भाषाएं भी खूब बोली जाती हैं, और फ्रेंच का असर तो खैर है ही। मुद्रा है मारिटानियन ओगिया यानी MRU, और हाँ, वो 90% रेगिस्तान वाली बात। इसका मतलब है मौसम ज्यादातर बहुत सूखा और गर्म। स्रोतों में इस बात पर काफी जोर है कि ये जो जलवायु है, ये लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। सही कहा। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये तो पूरी जीवन शैली तय करता है। जैसा एक लेख में जिक्र था, ये जो भौगोलिक स्थिति है, इसने इसे सदियों से उत्तरी अफ्रीका और सब सहारा अफ्रीका के बीच एक पुल जैसा बनाया है। पुराने जमाने के कारवां यहीं से गुजरते थे, संस्कृतियां यहीं पर मिलती थीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, ये विशाल रेगिस्तान और पानी की कमी। इसका मतलब है खेती लायक जमीन बहुत कम है। ज्यादातर आबादी या तो तट पर है या फिर नदी के किनारे बसी हुई है, और ये चुनौतियां शायद आज भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी सदियों पहले थीं। और यही बात हमें इसके इतिहास की तरफ ले जाती है ना, जो इसके भूगोल से काफी जुड़ा हुआ लगता है। जैसे आपने भी बताया, स्रोतों में जिक्र है कि ये इलाका पुराने जमाने में बड़े व्यापारिक रास्तों का हिस्सा था। टिम्बकटू जैसे शहरों को जोड़ने वाले रास्ते यहीं से होकर जाते थे, और इस्लाम यहां बहुत पहले ही अपनी जड़ें जमा चुका था। फिर आई 20वीं सदी की शुरुआत। 1904 के आसपास ये फ्रांस का उपनिवेश बन गया। 1960 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जैसा कि कई अफ्रीकी देशों के साथ हुआ और जैसा आपके ऐतिहासिक नोट्स में भी साफ दिखता है, आज़ादी के बाद का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं रहा। कई बार फौजी तख्ता पलट हुए। स्रोतों में इन घटनाओं का जिक्र है, जिससे लगता है कि एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। हाल के सालों में हाँ, लोकतंत्र की तरफ कुछ कदम बढ़े हैं, लेकिन स्थिरता अब भी एक बड़ा सवाल है। ये औपनिवेशवाद की विरासत का एक क्लासिक उदाहरण है। इसके संकेत स्रोतों में भी मिलते हैं। जब औपनिवेशिक ताकतें जाते हैं तो वे अक्सर ऐसी सीमाएं, ऐसी आर्थिक निर्भरताएं और ऐसे राजनीतिक ढांचे छोड़ जाती हैं जिनसे उभरने में दशकों लग जाते हैं। मॉरिटानिया के मामले में देखें तो अलग अलग नस्ली समूह हैं, पारंपरिक ताकतें हैं, और फिर एक आधुनिक देश बनाने की जरूरत। इन सब के बीच संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल रहा है, और फौजी दखलंदाजी ने इसे और भी पेचीदा बना दिया। आज़ादी के बाद की ये जो उथल-पुथल है, वो आज भी वहाँ की राजनीति को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। तो अब बात करते हैं राजनीति और सरकार की मौजूदा स्थिति पर। मॉरिटानिया एक इस्लामिक गणराज्य है, जैसा हमने अभी बात की, और जैसा आपके दस्तावेज भी जोर देकर बताते हैं, लंबे समय तक यहाँ मिलिट्री का दबदबा रहा है। अब लोकतंत्र की तरफ जाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये रास्ता धीमा और मुश्किलों भरा लग रहा है। और यहीं पर मानवाधिकारों का मुद्दा आता है। इसका जिक्र दिए गए लेखों में काफी खुलकर किया गया है, खासतौर पर दास्ता का मसला। ये जानना अहम है कि स्रोतों के मुताबिक मॉरिटानिया दुनिया के उन आखिरी देशों में से था जिसने दास्ता को औपचारिक रूप से खत्म किया, और आज भी कहा जाता है कि इसके अवशेषों से ये जूझ रहा है। कानून तो बने हैं, पर जमीनी हकीकत शायद कुछ और हो सकती है। साथ ही प्रेस की आज़ादी जैसे मामलों पर भी चिंताएं जताई गई हैं। यहाँ हम फिर से साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में लिखा है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना है,
किसी का पक्ष लेना नहीं। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मसला है। देखिए, एक तरफ देश की पहचान एक इस्लामिक गणराज्य की है, दूसरी तरफ आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को अपनाने की कोशिशें भी हैं। कई बार क्या होता है कि पारंपरिक सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक व्याख्याएं और आधुनिक कानूनों की जरूरतें वो आमने सामने आ जाती हैं। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, दास्ता जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी प्रथाओं के खिलाफ कानून बनाना एक बात है और समाज की सोच और व्यवहार को बदलना बिल्कुल दूसरी। तो इस मुद्दे पर रिपोर्ट करते वक्त, जैसा स्रोतों ने भी किया है, तटस्थ रहना और सिर्फ तथ्यों को सामने रखना जरूरी हो जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मॉरिटानिया अपनी परंपराओं, अपनी धार्मिक पहचान और आधुनिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था का रुख करते हैं। आपके दिए गए आंकड़ों के हिसाब से यहाँ के मुख्य कमाई के जरिए हैं खनन, मछली पकड़ना और कुछ हद तक खेती। जी। खनन में भी खासकर लोहा मतलब लौह अयस्क बहुत अहम है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बताया गया है। आपके नोट्स में जोर दिया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था इस एक चीज पर कितनी ज्यादा निर्भर है। और अटलांटिक तट होने की वजह से मछली पालन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन संभावनाओं के बावजूद एक कड़वी सच्चाई जो आपके स्रोतों से बार बार उभर कर आती है, वो है व्यापक गरीबी। देश सूखे की मार झेलता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और पानी, सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियतें वो अभी भी बहुत से लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसा क्यों है? मतलब लोहा निकालने वाला देश इतना गरीब क्यों है? ये एक क्लासिक स्थिति की तरफ इशारा करता है जिसे अक्सर रिसोर्स कर्स या संसाधन अभिशाप कहा जाता है। इसका जिक्र आपके एक विश्लेषण में भी है। जब कोई देश अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक या दो चीजों पर, जैसे यहाँ लोहे पर, हद से ज्यादा निर्भर हो जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का बहुत आसानी से शिकार हो जाता है। मान लीजिए लोहे की कीमत गिरी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की कमी, मतलब अर्थव्यवस्था में विविधता न होना। और दूसरा बड़ा पहलू है पर्यावरण। जैसा आपके नोट्स में सूखे का जिक्र है, जलवायु परिवर्तन इसे और मुश्किल बना सकता है। जब बारिश नहीं होती तो खेती और जानवरों पर गुजारा करने वाली बड़ी ग्रामीण आबादी पर सीधा असर पड़ता है। इससे गरीबी और भुखमरी बढ़ती है। और फिर वो बड़ा सवाल जो आपके स्रोत भी उठाते हैं, अगर देश के पास लोहा जैसा कीमती संसाधन है तो इसका फायदा आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल, क्या वो तालीम, सेहत और दूसरे जरूरी कामों में सही ढंग से हो पा रहा है? ये सवाल सीधे सीधे गवर्नेंस यानी शासन के तरीकों और पारदर्शिता से जुड़ जाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब जरा यहाँ की संस्कृति और समाज को देखते हैं। आपके विवरणों के अनुसार मॉरिटानिया एक मिला जुला समाज है, काफी विविध। एक तरफ अरब बर्बर मूल के लोग हैं जिन्हें मूर कहा जाता है, जो ज्यादातर उत्तरी इलाकों में हैं। दूसरी तरफ सब सहारा अफ्रीका के अलग अलग नस्ली समूह हैं, जैसे वुलोफ, पुलार, सोनिंके, जो ज्यादातर दक्षिण में रहते हैं। ये मेल जोल इसे सांस्कृतिक तौर पर बहुत रंगीन बनाता होगा, है ना? और जैसा कि आपके लेख जोर देकर बताते हैं, इस्लाम यहाँ सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक तरीका है। सामाजिक रस्मों रिवाज, कानून, रोजमर्रा की जिंदगी, सब पर इसका गहरा असर दिखता है। संगीत की अपनी खास परंपरा है, पारंपरिक लिबास हैं, जैसे मर्दों के लिए वो ढीला ढाला दर्रा और औरतों के लिए रंगीन मलहफा। खान पान में भी स्थानीय चीजों का इस्तेमाल होता है, ऊंट और भेड़ का गोश्त, चावल, मछली, खजूर। आपके नोट्स में पारंपरिक खान पान का जिक्र काफी दिलचस्प लगा। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक मिश्रण ही मॉरिटानिया की खासियत है। ये सचमुच अरब और अफ्रीकी दुनिया का संगम है, न सिर्फ नक्शे पर बल्कि लोगों की जबान, संगीत, पहनावे और रहन-सहन में भी। आपके स्रोतों में पारंपरिक इस्लामी तालीम के जो मरकज हैं, जिन्हें महजरा कहते हैं, उनका भी जिक्र है। ये आज भी इल्म और तहजीब के अहम ठिकाने माने जाते हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के बावजूद यहाँ कैसे पुरानी रस्में और जीने के तरीके न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि समाज का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। ये दिखाता है कि परंपराएं कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लेकिन इस मिलीजुली विरासत और पारंपरिक ताकत के साथ साथ देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। इनका जिक्र आपके दिए गए मटेरियल में बार बार आता है।
इनको एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। मानवाधिकारों का मुद्दा, खासकर दास्ता की विरासत, जिसके बारे में हमने पहले बात की, और जैसा आपके स्रोतों ने साफ किया है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार ने कानूनी तौर पर तो कदम उठाए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत शायद अभी भी पूरी तरह से बदल नहीं है। इसके अलावा तालीम और सेहत की सहूलियतों की भारी कमी है, खासतौर पर शहरों से दूर के इलाकों में। आपके एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि साक्षरता दर अभी भी काफ़ी कम है। कुछ सरहदी इलाकों में आतंकवादी गुटों की मौजूदगी का खतरा भी बताया गया है, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और फिर वही पुरानी समस्याएं जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास और बड़े पैमाने पर फैली गरीबी। ये सब बातें आपके स्रोतों में अलग अलग कोणों से सामने आती हैं। और हाँ, इन चुनौतियों को अलग अलग देखना शायद ठीक नहीं होगा। जैसा कि आपके स्रोतों से भी अंदाजा लगता है, ये सब आपस में बुरी तरह उलझी हुई है। मिसाल के तौर पर गरीबी और मौकों की कमी ये नौजवानों को शायद चरमपंथी गुटों की तरफ धकेल सकती है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से क्या होता है कि लंबे समय की आर्थिक योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना मुश्किल हो जाता है। इससे विकास रुकता है। तालीम और सेहत की कमी इंसानी तरक्की में रुकावट डालती है, जो फिर गरीबी को बनाए रखती है। मानवाधिकारों के मसले अगर हल ना हो तो समाज में तनाव और बेचैनी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि आपके विश्लेषण से लगता है, इन सब मसलों का एक साथ एक होलिस्टिक नजरिए से हल ढूंढना होगा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर मॉरिटानिया की तस्वीर कैसी उभरती है? ये एक ऐसा देश है जो विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ सदियों पुरानी इस्लामी तहजीब है, अलग अलग संस्कृतियों का संगम है और एक खास भौगोलिक पहचान है, वो विशाल रेगिस्तान और लंबा समुद्री किनारा। दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाने की राह में गरीबी, अस्थिरता, बुनियादी सहूलियतों की कमी और मानवाधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल, ये बड़ी रुकावटें हैं। अफ्रीका और अरब जगत के बीच इसकी ये खास लोकेशन इसे अहम तो बनाती है, लेकिन साथ ही कई तरह की मुश्किलों में भी डालती है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है, जो सीधे आपके दिए गए स्रोतों से जुड़ा है। मॉरिटानिया के पास लोहा जैसे कुदरती संसाधन हैं, मछली पालन की अच्छी संभावनाएं हैं और एक बेहद अहम भौगोलिक स्थिति है। इन सब के बावजूद, जैसा हमने चर्चा की और जैसा आपके स्रोत बार बार दिखाते हैं, देश लगातार गरीबी और अस्थिरता जैसी चुनौतियों से क्यों जूझ रहा है? इन स्रोतों में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी एक या दो चीजें हो सकती हैं जो मॉरिटानिया के लिए इन रुकावटों को पार करने और अपनी असली क्षमता को हासिल करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं? ये सवाल सिर्फ मॉरिटानिया के लिए नहीं, बल्कि ऐसे कई विकासशील देशों के लिए अहम है। उम्मीद है आपके दिए गए स्रोतों पर आधारित इस गहन बातचीत ने मॉरिटानिया की इस जटिल तस्वीर को समझने में कुछ मदद की होगी। शायद इसने इस इलाके या ऐसे ही दूसरे पेचीदा देशों के बारे में और जानने की दिलचस्पी को भी बढ़ाया हो। यह दिखाता है कि कैसे किसी भी जगह को समझने के लिए उसके इतिहास, भूगोल, सियासत, समाज और अर्थव्यवस्था सबको एक साथ देखना कितना जरूरी है।